जब तक अमित शाह ने एएनआई को इंटरव्यू नहीं दिया, तमाम चीजों को नहीं खोला, पत्रकारों को भी बहुत सारा असमंजस था, लोग भ्रम की स्थिति में थे। जिस डिटर्मिनेशन के साथ अमित शाह ये बात कह रहे हैं वो बताता है कि दरअसल लक्ष्य कितना बड़ा है और भ्रम फैलाना कितना छोटा पड़ जाएगा। अब अमित शाह जो बात कर रहे हैं उसको महत्वपूर्ण समझिए कि षड्यंत्र ये किया जा रहा है कि भविष्य में भी कोई इस तरह का कांडी केजरी की तरफ फ्रॉड होगा जो जेल से चलाएगा सरकार। इतना खुल करके अमित शाह कह रहे हैं कि एफआईआर भी होगी, अरेस्ट भी होगा, जांच भी होगी और जेल भी जाओगे। नमस्कार, कैसे हैं आप? भारत के गृह मंत्री अमित शाह एकाएक सुपर एक्टिव हो गए हैं। संसद सत्र समाप्त होते ही अमित शाह एएनआई को इंटरव्यू देते हैं, फिर अलग अलग अखबार को लंबा इंटरव्यू दे रहे हैं। मतलब तय है कि एएनआई को दिए इंटरव्यू के बाद वो तमाम टेलीविजन चैनल्स को भी इंटरव्यू देंगे। अक्सर मैं बताता हूं कि नेता अपना एजेंडा साधने के लिए, समझदार नेता किस तरह से प्रेस का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। मीडिया को गृहमंत्री का इंटरव्यू चाहिए, ये कौन नहीं चाहेगा। और गृहमंत्री सबसे पहले एएनआई के पास जाते हैं। एएनआई एक एजेंसी है और उस एजेंसी को दिया गया इंटरव्यू तमाम टेलीविजन चैनलों पे चलेगा पहले से ही। उसके बाद वो अलग अलग अखबारों में है, अखबार उसे बड़े लेवल पे छापेगा, फ्रंट पेज पे छापेगा। फिर वो उन टेलीविजन चैनलों पर स्पेशली जाएंगे और फिर परत दर परत उस सच को खोलेंगे। संसद के सत्र में दरअसल सरकार चाह रही थी कि प्रधानमंत्री समेत तमाम मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों पर यह रूल लागू हो कि उनके गिरफ्तारी के 30 दिन बाद यदि बेल नहीं मिलता तो उन्हें पद से हटा दिया जाए। जब तक अमित शाह ने एएनआई को इंटरव्यू नहीं दिया, तमाम चीजों को नहीं खोला, पत्रकारों को भी बहुत सारा असमंजस था, लोग भ्रम की स्थिति में थे। लेकिन अमित शाह ने जिस तरह से परत दर परत गुत्थी सुलझाई है, उस फैक्ट को सामने रखा है, नग्न करके रख दिया पूरे विपक्ष को। विशेष रूप से कांडी केजरी के पाप के बाद सरकार को यह बिल लाना पड़ा। संविधान में 130वां संशोधन उस पापी व्यक्ति की वजह से हो रहा है जो पापी व्यक्ति इस देश की राजधानी में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन चला करके आया। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि कोई व्यक्ति जेल जाकर के भी इस तरह से कुर्सी नहीं छोड़ा और वो तिहाड़ जेल में फाइलें मंगवाता रहा। ये बड़े बड़े अधिकारियों का अपमान था, आम जन का अपमान था। मैं बात कांडी केजरी की कर रहा हूं। अमित शाह ने साफ साफ कहा कि इस देश में ऐसा पापी कोई था नहीं और उन्होंने ना सिर्फ सत्ता पक्ष के भाजपा नेताओं के नाम गिनाए ताकि आप महिमा मंडन अपना हो। उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर देवे गौड़ा से लेकर के उन्होंने हेमंत सोरेन के आज के इतिहास को बताया कि कैसे हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा दिया। इस तरह का रिकॉर्ड नहीं था। कांडी केजरी एक ऐसा घिनौना चेहरा एकमात्र है जो चीफ मिनिस्टर रह करके तिहाड़ जेल में बंद रहा और निर्लज्जतापूर्ण तरीके से वो तिहाड़ जेल में फाइलें मंगाता था। सिर्फ कांडी केजरी ही नहीं, कांडी केजरी का वो मसाज मंत्री तिहाड़ जेल में बैठ करके अंग प्रत्यंग में मसाज करवाता था और जेल का मंत्री बना हुआ था। कांडी केजरी का वो डिप्टी सीएम सिसोदिया, ये इन सबके पाप इतने बड़े हो गए कि सरकार को ये 130वां संविधान संशोधन करना पड़ा। संसद में यह बहस रोकने के लिए विपक्ष ने यह नारा दे दिया कि सरकार इस तरह के बिल ला करके विपक्ष के हाथ बांधने चाहती।
बड़ी चालाकी से सरकार ने इसे जेपीसी के पास भेज दिया और साफ कर दिया अमित शाह ने कि ये कानून तो बनेगा ही, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। जिस डिटर्मिनेशन के साथ अमित शाह ये बात कह रहे हैं वो बताता है कि दरअसल लक्ष्य कितना बड़ा है और भ्रम फैलाना कितना छोटा पड़ जाएगा। भारत के गृह मंत्री ने एएनआई को दिए इंटरव्यू में एक बात और खोल करके रख दी जो इस पीढ़ी को अंदाजा ही नहीं हुआ। जो अभी अभी पिछले 10 साल में वोटर बने हैं उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि इस देश की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस तरह से अमित शाह को टॉर्चर किया गया और शाह ने वो पूरा खेल खोल दिया। उस दौर में मैं सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करता था। आफ्ताब आलम उस समय में चीफ जस्टिस के बाद नंबर 2 पे थी और आफ्ताब आलम का टेस्ट था कि बिहार से आने वाले आफ्ताब आलम उस समय नंबर 2 के जज थे और करीब करीब हामिद अंसारी के मिजाज के थे। उनके अंदर इस्लामिक कट्टरता ऐसा लगता कूट कूट के भरा था, लेकिन सेकुलरिज्म का गजब का आवरण ओढ़े हुए थे। देखने में गोरे चिट्टे आफ्ताब आलम पटना से आते थे और बिहारी टोन में कई बार पत्रकारों से बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे, गंगा जमुना तहजीब की बातें करते थे। लेकिन मंच उनका आज भी जब वो मंच साझा करते हैं तो बता देते हैं कि हामिद अंसारी और उनमें कितना फर्क है। अब आप खुद समझ जाइए। दरअसल एक समय गुजरात का हर मामला आफ्ताब आलम की कोर्ट में ही आता था। कमाल की बात है कि 20 साल बाद भी या यूं कहे 22 साल बाद भी अमित शाह ने या फिर नरेंद्र मोदी ने आफ्ताब आलम पर कभी टिप्पणी नहीं की। तो ऐसा क्यों जान पड़ा कि आफ्ताब आलम पर टिप्पणी करना अमित शाह को जरूरी जान पड़ा? आफ्ताब आलम जो उस समय में सुप्रीम कोर्ट के नंबर 2 जज थे, हर मामला गुजरात का उन्हीं के पास आता था। और क्यों अमित शाह ने बड़े सलीके से यह कह दिया कि आफ्ताब आलम ने उन्हें 2 साल तक बेल नहीं दिया। भारत के इतिहास में एकमात्र व्यक्ति अमित शाह हैं जिनको 2 साल तक जिनके बेल पर सुनवाई होती रही। अमित शाह ने कहा इससे पहले 11 दिनों का रिकॉर्ड है। यदि एएनआई की संपादक आफ्ताब आलम के बारे में थोड़ा बहुत जानती तो ये विमर्श, ये चर्चा और बढ़ता। मुझे लगता है कि अमित शाह के साथ आगे जब कोई इंटरव्यू लेगा उसे यदि कोर्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी होगी तो अमित शाह को और खोला जा सकता है। एएनआई की संपादक स्मिता प्रकाश जी अमित शाह को खोल नहीं पाए क्योंकि संभवतः उन्हें कोर्ट के बारे में जानकारी नहीं थी और ये साफ दिखा कि सत्येंद्र जैन के बारे में भी उन्हें नॉलेज थोड़ा कम नहीं थी। यही वजह है कि अमित शाह ने ललकारा कि सत्येंद्र जैन के बारे में जो फैलाया जा रहा है कि सत्येंद्र जैन को एक तरह से बरी कर दिया गया, निर्दोष साबित हो गए लेकिन वो जेल में रहा। अमित शाह ने कहा कि आपको जानकारी नहीं है, सत्येंद्र जैन को जिस मामले में बरी किया गया है उस मामले में उसकी गिरफ्तारी हुई ही नहीं। ये भ्रम कांडी केजरी गैंग ने फैलाया। तो कैसे ये भ्रम फैलाते हैं, अमित शाह ने इसे परत दर परत खोल करके रख दिया। मैंने आपको पीछे वीडियो विश्लेषण में बताया था कि सत्येंद्र जैन के बारे में जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसकी सच्चाई क्या है। ये 1 महीने पहले जिस समय घटना हुई थी उसी समय मैंने आपको विश्लेषण किया था कि सत्येंद्र जैन को उस केस में गिरफ्तार ही नहीं किया गया जिस केस के लिए उसे बरी किया गया है, लेकिन भ्रम फैलाया गया। अमित शाह ने वो पूरा खेल खोल दिया कि सत्येंद्र जैन का झूठ फैला करके ये साबित करने की कोशिश की जा रही है ये बिल फर्जी है, लेकिन ये बिल कोई फर्जी नहीं है। और उन्होंने साफ कहा कि हमसे ज्यादा कौन जानेगा जो सताया गया है। उन्होंने कहा 2 साल तक सुप्रीम कोर्ट का एक जज एक ऐसे द्वेष की वजह से मुझे टॉर्चर करता रहा, 2 साल तक उसने मेरे बेल को टाला और अल्टीमेटली मुझे तड़ी पार कर दिया गया, मुझे गुजरात से बाहर किया गया। और उन्होंने बताया कि गुजरात से बाहर अमित शाह को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया, उनके वकील ने किया, इसलिए किया ताकि बेल मिल जाए। अमित शाह के वकील लाचार हो गए थे कि आफ्ताब आलम 2 साल तक बेल नहीं दे रहा है, इसीलिए हाथ जोड़ के कहा कि हम गुजरात से बाहर चले जाएंगे, आप हमें बेल दे दीजिए कम से कम इस शर्त पे। और सोचिए अमित शाह को कितने कठोर शर्त पे बेल मिला। ऐसा व्यक्ति जो इस कदर टॉर्चर किया गया हो, वो जब सच बताया, आफ्ताब आलम का सच जब बताया तो देश चौंक गया। अभी इस पर बहुत कुछ और खुलना है। अमित शाह के सच की वजह से ये लोग जो एक फेक नैरेटिव बना रहे थे उस फेक नैरेटिव का सच कहिए तो हवा निकल गया है। अब आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि क्यों अमित शाह ने ऐसा किया और क्यों अमित शाह लगातार टेलीविजन चैनलों को इंटरव्यू दे रहे हैं, अखबारों में जा करके वो इंटरव्यू दे रहे हैं।
आज हिंदुस्तान में भी एक बड़ा सा उनका इंटरव्यू छपा है, फ्रंट पेज पर यह खबर थी, विपक्ष चाहता है जेल से सरकार चले, ऐसा नहीं हम होने देंगे। अब अमित शाह जो बात कर रहे हैं उसको महत्वपूर्ण समझिए कि षड्यंत्र यह किया जा रहा है कि भविष्य में भी कोई इस तरह का कांडी केजरी की तरफ फ्रॉड होगा जो जेल से चलाएगा सरकार। अमित शाह उस आफ्ताब आलम का सच जो हमने आपको बताया कि वो आफ्ताब आलम के सच को समझिए। 2090 में आफ्ताब आलम पटना हाईकोर्ट के जज बनाए गए। 2007 में जब सोनिया की मनमोहनी सरकार थी तो कॉलेजियम ने उनको सुप्रीम कोर्ट का जज चुन लिया और 18 अप्रैल 2013 को वो रिटायर हुए। जब तक 18 अप्रैल 2013 तक जब तक सुप्रीम कोर्ट के जज रहे आफ्ताब आलम, उन्होंने अमित शाह और नरेंद्र मोदी को जीना हराम कर दिया था, हर केस सुनना और मामले को टालना। इसीलिए अमित शाह ने कहा कि आफ्ताब आलम ने उनके बेल को 2 साल तक लटकाया, और इसीलिए लटकाया क्योंकि उनके खिलाफ कुछ था नहीं। वो इशारा कर रहे हैं इस बात को। मुझे लगता है कि अमित शाह को यदि कोई और पत्रकार इस जिसको कोर्ट का नॉलेज हो, जिसने सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग की हो, जिसके बाद या फिर जो पढ़ा लिखो थोड़ा इस जजमेंट के बारे में, जो सोहराबुद्दीन जैसे केस को पढ़ा लिखो समझा हो, वो उसे खोल सकता है। दरअसल सोहराबुद्दीन एक बहुत बड़ा आतंकी कह लीजिए उसे, 5 राज्यों का वांटेड अपराधी था। गुजरात पुलिस ने उसका एनकाउंटर किया। उस समय गृह मंत्री थे। देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी एनकाउंटर के लिए किसी गृह मंत्री को फंसाया गया। गृह मंत्री को ना सिर्फ फंसाया गया, सबूत चूंकि साक्ष्य इतना कमजोर थे कि उन्हें बेल मिलना ही था, लेकिन बेल रिजेक्ट करना सुप्रीम कोर्ट के लिए मुश्किल था। आफ्ताब आलम इसीलिए 2 साल तक अमित शाह के बेल को टालते रहे। आफ्ताब आलम को पता था कि अमित शाह निर्दोष व्यक्ति है, लेकिन उस बेल को वो टालते रहे, और अंत में जब अति हो गया तो अमित शाह के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि माय लॉर्ड, आपको यदि लगता है कि गुजरात में रहने से, बेल मिलने से हम केस को प्रभावित कर सकते हैं, तो हम गुजरात के बाहर हमें कर दीजिए कि जब तक केस पर फैसला नहीं आएगा तब तक हम गुजरात से बाहर रहेंगे। और अल्टीमेटली यह हुआ कि अमित शाह गुजरात के बाहर चले गए, इस शर्त पे उन्हें बेल मिला। और फिर क्या हुआ, वो निर्दोष साबित हुई, और जब तक वो निर्दोष नहीं साबित हो गए तब तक उन्होंने पद स्वीकार नहीं किया। उन्हें बेल मिल भी गया तब भी उन्होंने पद नहीं स्वीकार किया। अमित शाह ये चर्चा बार बार अलग अलग मंच कर करके उस फेक नैरेटिव को काट रहे हैं जिसके आधार पर ये बेईमानों का गैंग, ये तिहाड़ रिटर्न गैंग, ये सजायाफ्ता लालू गैंग, ये गैंग चाहता है कि ऐसा कोई कानून नहीं बने जिसकी वजह से अपराधी सत्ता से दूर हो सके। दरअसल ये सब चाहते हैं कि अपराधी सत्ता पे काबिज रहें। सजायाफ्ता अपराधी होने के बाद भी राहुल गांधी को मौज मिला, ये सबको एक भ्रम फैला रहे हैं। अमित शाह उस ऐसे भ्रम को समाप्त करने के लिए घूम घूम कर इंटरव्यू दे रहे हैं। आफ्ताब आलम का सच बताकर अमित शाह देश को जगा रहे हैं, और ये उस भ्रम को मट्टी पलीत कर रहे हैं जिसके आधार पर यह भ्रम देश की आम जनता में बनाने की कोशिश की जा रही है कि सरकार अपनी ताकत से विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल देगी। इसीलिए अमित शाह यह भी बता रहे हैं कि केजरीवाल जैसा व्यक्ति ने एक ऐसी घटिया परंपरा शुरू कर दी कि जेल से सरकार चलेगी। केजरीवाल यदि सच्चा होता तो बेल मिलने के बाद जब वो चुनाव हुए तो उस चुनाव में केजरीवाल को जीत होती। लेकिन केजरीवाल ना सिर्फ सरकार से बाहर हुआ, अपना चुनाव खुद भी हार गया, और यही वजह है कि सरकार को ये नैतिक बल मिला इस तरह के बिल लाए जाए, क्योंकि जनता ये चाहती है कैसे बेईमान सत्ता से बाहर रहे। असल खेल यही है, यही वो ताकत है जो अमित शाह को मिला। वो ताकत अभी है जिसके बल पे अमित शाह खड़े हो गए हैं, इसलिए क्योंकि आफ्ताब आलम ने जिस तरह से उन्होंने टॉर्चर किया वो देश को बताया जाना बहुत जरूरी था। अब इस बात को समझिए कि आफ्ताब आलम के सच बताने के बाद अमित शाह कहां तक गए। अमित शाह ने देश को बताया कि कैसे इस देश को गुमराह किया जाता रहा। अमित शाह ने का वो वीडियो धीरे धीरे वायरल हो रहा है, आप देखेंगे, जिसमें वो बता रहे हैं, ये साक्ष्य है वीडियो जिसमें अमित शाह बता रहे हैं किस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस उस समय किया था और इस्तीफा दिया था और कहा कि हमारे पास एक फैब्रिकेटेड केस है और हम इससे बड़ी होंगे। ये तस्वीरें घूम रही है उस सच को बताने के लिए, और ठोक करके अमित शाह क्या कह रहे हैं जरा इसको सुनिए। क्यों ऐसा लग रहा है कि बेईमानों के लिए अब बचना मुश्किल हो जाएगा
क्या इस बिल में कि थोड़ा बहुत एटलीस्ट सुरक्षित? सबसे बड़ा सुरक्षित महसूस करने का कारण है कि 30 दिन के बाद अगर आप इस्तीफा देते हो, उसके बाद में आपको जमानत मिलती है, तो आप इससे असुरक्षित होने का कोई भाव रखने का कारण नहीं। नजरिए में आप ऑलरेडी गिल्टी साबित हो गए ना, अगर आपको इस्तीफा देना है, फिर से इलेक्शन लड़ना है। ऐसा है, इसके पहले कितने स्टेज आते हैं पहले आप जान लीजिए। सीबीआई है तो पीई होती है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है, एफआईआर होती है, एफआईआर पर आप स्टे ले सकते हो। हाँ। उसके बाद में आपकी पूछताछ होती है, इस पर भी स्टे ले सकते हो। इसके बाद में आपका समन निकलता है, उसके बारे में भी आप स्टे ले सकते हो, और अरेस्ट पर भी स्टे लेते हो, और अरेस्ट होती है तो फिर जमानत के लिए अप्लाई भी कर सकते हो। ये 5 स्टेज आते हैं, रातों रात कुछ नहीं होता, मगर करप्शन में अगर आकंठ आप डूब तो फिर तो अरेस्ट भी होगी, जेल में भी जाना पड़ेगा, इस्तीफा भी देना पड़ेगा। फिर भी अगर बाद में जमानत होती है तो आप फिर से शपथ ले लो भाई। अब सोचिए, इतना खुल करके अमित शाह कह रहे हैं कि एफआईआर भी होगी, अरेस्ट भी होगा, जांच भी होगी और जेल भी जाओगे, इससे बच नहीं पाओगे। अमित शाह साफ साफ कह रहे हैं कि इतनी सारे प्रोसेस होते हैं, एफआईआर होती है, पी होती है, उसके बाद गिरफ्तारी होती है, इतना प्रोसेस है, इतने प्रोसेस में तुम्हें जमानत नहीं मिलेगी। दरअसल वो इशारा कर रहे हैं कि इतने फिक्सर्स तुम्हारे पास हैं, वो इशारा कर रहे हैं कि सजा याफ्ता अपराधी राहुल गांधी को सजा मिली, सजा पर स्टे हो गया, दोष सिद्धि पर स्टे हो गया, कांडी केजरी गैंग के सभी लोगों को बेल भी मिल गया। बोला इस देश में कोर्ट है, इसीलिए भ्रम में मत डालो। यदि कोर्ट इस कदर बेबस है कि तुम्हें बेल नहीं दे रहा है, इसका मतलब तुम्हारा खेल गंभीर है। वो इशारा कर रहे हैं कि शराब माफियागिरी में सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, कांडी केजरी, इनको लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट ने बेल नहीं दिया। इसका मतलब है कि इनका सजा होना तय है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक को लगा कि भले ही अभिषेक मनु सिंघवी जैसा वकील है, यदि इनको जल्दी बेल दे दिया तो हम कलंकित हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट तक को लगता है कि चूंकि अपराध इतना गंभीर है कि आज न कल सजा होगी। हां, आप लंबे समय तक किसी को जेल में नहीं रख सकते जब तक आरोप एकदम से ऐसा नृशंस नहीं हो कि वो ब्रूटल। इसीलिए केजरीवाल एंड गैंग को बेल तो मिला है, लेकिन सजा तय है। दरअसल अमित शाह बेसिकली इशारा कर रहे हैं कि पूरा इकोसिस्टम तुम्हारे पास है, सुप्रीम कोर्ट से बेल पा लेते हो और नौटंकी करोगे, सरकार तुम्हें जेल से नहीं चलाने देंगे। तुम अपराध किए हो, उसके बाद भी तुम्हारा इकोसिस्टम यदि इतना मजबूत है तो जाकर के जेल से बेल, सुप्रीम कोर्ट से बेल लो, बेल पाओ और उसके बाद सरकार चलाओ। दरअसल अमित शाह या फिर नरेंद्र मोदी की सरकार एक बेसिकली एक बड़ी लाइन खींच रही है कि इस देश में जेल में बैठ करके माफिया सरकार नहीं चलाएगा। केजरीवाल ने एक ऐसा मिसाल पेश कर दिया इस देश में कि जिससे लोगों को घिन आने लगी कि क्या हमारा नेता, नौकरशाहों को लगने लगा कि हम आईएएस आईपीएस बन रहे हैं, एक चोर जो जेल में बैठा हुआ है उससे हम सिग्नेचर कराने जाएंगे। दरअसल उनका आत्मग्लानि होगी, इस देश की आम जनता को दुख महसूस होगा, अपमानजनक स्थिति आम जनता को। इसीलिए कानून लाया जा रहा है कि जेल में बैठ करके तो कोई सरकार नहीं चलाएगा। यदि तुम्हारे ऊपर एफआईआर पॉलिटिकल मोटिवेटेड है तो इस देश की अदालतें हैं, ट्रायल कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वहां से बेल लेकर के आओ और बेल तो तुम्हें आराम से मिल जाएगा क्योंकि इकोसिस्टम भी तुम्हारा है। और यदि अदालतें तुम्हें बेल नहीं दे रही है, इसका मतलब तुम्हारा अपराध बहुत भयंकर है। अब आने वाले समय में भी इसकी संभावना बहुत कम है, इतने बड़ी संख्या में लोग, विपक्ष के लोग जेल में होंगे। 30 दिन तक बेल यदि तुम्हें कोर्ट नहीं दे रही है, इसका मतलब मामला गंभीर है। और यही वजह है कि अमित शाह ने खोल करके साफ साफ बता दिया कि देश की जनता समझ जाए कि सरकार का इंटेंशन क्या है।
क्योंकि पूरा इकोसिस्टम एक भ्रम फैलाने में लगा हुआ है। हमारा उद्देश्य भी है कि इस भ्रम को जो फैलाया जा रहा है, माफियाओं के संरक्षण देने के लिए, सफेद पोस्ट भ्रष्ट और बेईमान नेताओं को संरक्षण देने के लिए जो पूरा इकोसिस्टम इस विधेयक का विरोध कर रहा है, उसका सच आप समझिए और दूसरों तक समझाइए। वैसे अमित शाह ने खुद मोर्चा संभाल रखा है। आफताब आलम का सच बताकर अमित शाह ने बताया कि तुम नहीं बोलोगे तो नैतिक रूप से चरित्रहीन हो। कैसे आफताब आलम से टॉर्चर कराया गया गुजरात के गृह मंत्री को, गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री को, फर्जी केस बना करके भी सुप्रीम कोर्ट सालों तक इस मामले को लंबित रखा और गुजरात की सरकार को कलंकित करता रहा। अमित शाह को आफताब आलम की कहानी क्यों बतानी पड़ी, इसकी गंभीरता को समझिएगा। मुझे नहीं लगता कि पिछले 2.5 दशक में कभी भी आफताब आलम के सच को सुप्रीम कोर्ट में बताया गया, लेकिन इस पर्दे को अभी सिर्फ खोला गया है। मुझे पूरा भरोसा है कि दूसरे चैनल पर यदि कोर्ट के बारे में किसी पत्रकार को गंभीर जानकारी होगी, ये सच और खुल करके सामने आएगा और ये बिल तो पास होगा ही, क्योंकि गृह मंत्री ने साफ साफ कह दिया है कि इन्हें कोई बचा नहीं पाएगा। आगे आगे देखिए होता है क्या। आपसे आग्रह होगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि देश में जो एक फेक नैरेटिव बना है उसे हम और आप मिलकर काट सकें।